नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़े हुए हैं एबीसी 24 यूपी यूके के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखंड प्रताप राय, जो कि राजधानी लखनऊ की खबर का अपडेट देंगे। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ और अवनीश अवस्थी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कानपुर से, और आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। धीरे धीरे हमारे संवाददाता जुड़ते जाएंगे, लेकिन अखंड प्रताप राय, आज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या खबर है, राजधानी लखनऊ में क्या चल रहा है इन दिनों? जी राहुल, आपको बता दें कि राज्य के जो 3,45,00,000 जो विद्युत उपभोक्ता है, उनके ऊपर अब एक बड़ी गाज गिरने वाली है। यूं कहें कि उनके ऊपर एक लोड बढ़ने वाला है। विद्युत नियामक आयोग पर बिजली कंपनियों ने एक प्रस्ताव भेजा है और ये प्रस्ताव बिजली की दरों में करीब 30 से 45% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। एक बहुत बड़ा प्रस्ताव है। अगर ये पास हो जाता है विद्युत नियामक आयोग से, तो करीब 8 से 12 रुपए प्रति यूनिट की दर हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, और जो लोड है जो उपभोक्ताओं का, वो काफी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव और एक लोड बढ़ने जा रहा है। बिजली कंपनियों ने भारी प्रस्ताव भेजा है, भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन इसकी कल पहली सुनवाई हुई थी, केस्को मुख्यालय में उसकी सुनवाई हुई, जिसमें जो बिजली कंपनियां थी और उपभोक्ता थे और जो कारोबारी थे, परिषद के लोग थे, इन्होंने वहां पर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने बोला कि मीटर रीडिंग में गड़बड़ी आती है, ओवर चार्जिंग की उन्होंने बात कही, और तमाम अपनी जो कमियां थी वो उसको गिनाया। साथ ही साथ जो उपभोक्ता है परिषद है, राज्य उपभोक्ता परिषद, उन्होंने बताया कि राज्य में का 33,000 करोड़ सरप्लस है। ऐसे में बढ़ोतरी की जो बात कही जा रही है, अपने आप में कहीं से भी सही नहीं है। इतना पैसा सरप्लस होने के बावजूद इतना बड़ा प्रस्ताव क्यों दिया गया है नियामक आयोग को बिजली की दरों बढ़ाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल राहुल ये है कि बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें इस समय जो उपभोक्ता है उनके सामने आ रही है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि जब स्मार्ट जो मीटर लग रहे हैं लोगों के घरों में, लोग ये बार बार शिकायत करें कि स्मार्ट मीटर में जो बिल आ रहा है वो कहीं ज्यादा, जो पहले मीटर लगे थे उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। एक और बड़ी शिकायत आ रही है कि इस समय प्रधानमंत्री जो सोलर को लेकर के जो योजना चल रही है, जिसमें लोगों को 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, उसमें एक बड़ा घालमेल समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा घालमेल ये है कि स्मार्ट मीटर जिनके घरों में लगे हुए हैं राहुल, वहां पर होता क्या है कि स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है उसी में सोलर एनर्जी का कैलकुलेशन होता है कि अगर जो सोलर एनर्जी बनती है, मान लीजिए कि किसी के घर में 4 किलोवाट या 5 किलोवाट का कनेक्शन सोलर पैनल का लगा हुआ है, उसने 500 यूनिट बिजली बनाई सोलर पैनल के जरिए, लेकिन जब बिल आता है तो उसमें कहीं भी दिखता नहीं है कि आपने कितना यूज किया। बस एक लिख दिया जाता है कि ओपनिंग और सरप्लस और क्लोजिंग कितना है, 150 यूनिट दिखा दिया, 100 यूनिट दिखा दिया। अब उपभोक्ता कंफ्यूज है, परेशान है कि जो उनके घर में जो मीटर लगा है उसमें जो बिजली बन के आ रही है वो 500 से 550 यूनिट आ रही है, लेकिन जो बिजली विभाग है जो उनके बिल में भेजता है वो 150 से 200 दिखा रहा है। तो समझ नहीं पा रहे उपभोक्ता कि हमने जो सोलर पैनल लगवाया 1,08,000 रुपए की सब्सिडी लेकर के, वो उसका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है। तो तमाम ऐसी खामियां हैं जो कहीं ना कहीं। थोड़ा सावन जरा सिर्फ अखंड को फ्रंट पर लेकर आई, क्योंकि अब और भी कई आवाजें आ जा रही हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि 30 से 45% रेट बढ़ सकता है, यानी 8 से 12 रुपए प्रति दर हो सकती है। अच्छी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर इतनी बिजली महंगी हो गई तो भारत की सबसे महंगी बिजली हो जाएगी। जनता को पता तो हो कि क्या प्लानिंग चल रही है, जिससे वो विरोध कर सकें। सुनने में तो ये आया है अखंड कि माननीय मंत्री जी से पूछा गया कि बिजली इतनी क्यों कट रही, तो बोल रहे हैं जय श्री राम। माननीय मंत्री जी से सुल्तानपुर में कल पूछ लिया लोगों ने, व्यापारियों ने, कि भाई इतनी बिजली क्यों कट रही है, तो जय श्री राम भारत माता के नारे लगा के चले गए। बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, और बहुत देर में सेट हुए हैं उत्तर प्रदेश में। सेट ही नहीं हो रहे थे, बहुत दिनों से पैदल थे, लेकिन बाद में सेट हुए। अब इसका मतलब, मैं अगर अखंड, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे कहूं खबर करके आओ और आप बोले कि जय श्री राम। अरे भाई, जय श्री राम तो है ही है, लेकिन वो काम कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? क्या है अखंड, ये क्या खेल चल रहा है ऊर्जा विभाग की तरफ से, क्या खेला है ये? अब बिल्कुल राहुल, सही बात है कि एक मंत्री है और बड़े मंत्री हैं, दो बड़े बड़े विभाग हैं, नगर विकास विभाग भी इनके जिम्मे है और ऊर्जा मंत्रालय भी इनके ही जिम्मे है। सबसे बड़ी बात है कि नगर की स्थिति कल हमने आपको दिखाई थी कि राजधानी लखनऊ में इतने करीब पे हालात क्या है, और दूसरी तस्वीर आपने बताई कि सुल्तानपुर में जब व्यापारियों ने उनको रोका, उनको स्वागत के लिए रोका, तो वो गाड़ी से उतर जाते, उन्हें लगा कि भव्य स्वागत होगा,
लेकिन स्वागत के बाद जब कारोबारियों ने उससे सवाल किया कि बिजली 24 घंटे में 3 घंटे आ रही है, तो आपने बताया कि उन्होंने श्री राम का जयकारा लगा दिया, जय बजरंगबली कहा और गाड़ी में बैठ करके निकलते चलते बने। अरे कम से कम जवाब तो दे देते, क्यों 3 घंटे आ रही है? वहां के कारोबारी आपसे सवाल कर रहे थे तो कम से कम उनको बता तो देते। या अधिकारियों पर वो बोल रहे थे कि अधिकारी सुनते नहीं है। तो आखिरकार 24 घंटे में 3 घंटे बिजली आएगी और उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों में 30 से 45% की बढ़ोतरी होगी। तो बढ़ोतरी करने की क्या जरूरत है जब बिजली ही नहीं आ रही है? तो सवाल तो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। अगर कम से कम आप ऊर्जा मंत्रालय आपके पास है, लोग आपसे अपनी परेशानी कह रहे हैं, तो आप भगवान का जयकारा बिल्कुल लगाइए, बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में जाते तब भी समझ में आता, अगर अपने भाषण की शुरुआत करते तब भी जयकारा लगाते तब भी समझ में आता, अंत कर रहे होते अपने भाषण का जयकारा लगाते तब भी समझ में आता। ठीक है। लेकिन जब लोगों ने अपनी माननीय समस्याएं सुनी अखंड, उसके बाद कहा। माननीय मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, AK शर्मा जी आप बहुत अनुभवी नेता हैं और बहुत अनुभवी अधिकारी हैं सर। उत्तर प्रदेश की जनता को बख्श दीजिए सर। एक तो लाइट नहीं आ रही अलग, और दूसरी तरफ आप 8 से 12 रुपए प्रति दर करने जा रहे हैं। अरे सर, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से तुलना कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, बख्श दीजिए सर। आप अधिकारी रहे, कोई और प्लानिंग कीजिए। और जय श्री राम के नारे हम लगाएंगे तब जब हमें लाइट मिलेगी प्रॉपर पूरी, और जब हमें सस्ती बिजली मिलेगी, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। समझ रहे हैं ना शर्मा जी? थैंक यू सो मच। क्या खबर है ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से? ठीक है अवनीश, क्या खबर है? ज्ञानंद के पास मैं आऊंगा, आवाज नहीं पहुंच रही है। अवनीश बताइए। देखिए कि राहुल, जिस तरीके से आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि कानपुर में 2 सीएमओ की इस समय जो है नोकझोंक चल रही थी, जो कि कहीं ना कहीं जो है शांत हो गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से डीएम के से विवाद के बाद में हरिदत्त नेमी जो कि मौजूदा सीएमओ थे उनको हटा दिया गया था, लेकिन वो 2 दिन पहले आते हैं और जाकर के सीधे सीएमओ की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बताते हैं कि कोर्ट का आदेश हुआ है और वो वहीं पर ही उनको रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद में जो मौजूदा इस समय सीएमओ जिनको नियुक्त किया गया शासन के माध्यम से, उनको जब पहुंचते हैं तो उनको कुर्सी नहीं देते हैं, जिसके बाद में विवाद लगभग 2 दिन चलता है। हरिदत्त नेमी जिनको निलंबित किया गया था, वो वहां से अपना जो मौजूदा सीएमओ उनका जो बोर्ड है उसको हटवा करके अपना बोर्ड लगा देते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, सब चीजें करते हैं। लेकिन जिसके बाद ऊपर से एक आदेश आता है कि इनके द्वारा कोई भी जो पत्र जारी किया जाता है, इनके द्वारा कोई भी साइन किया जाता है उसको मान्य नहीं किया जाएगा। और फिलहाल 2 दिन बाद अब उनको वहां से हटना पड़ा है और जो मौजूदा सीएमओ जो भी यहाँ पर बनाए गए हैं उनको वहां पर चार्ज फिर से दिया गया और इनके खिलाफ में, हरिदत्त नेमी के खिलाफ में शासन ने फिर से जांच बैठा दी और इनको बोला गया है कि 15 दिन के अंदर जो है इस जांच का जो है कहीं ना कहीं वो जानकारी दें। और अब जब इनसे बातचीत मीडिया ने की तो उनका कहना है कि शासन ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, पुलिस ने प्रेशर बना करके मुझे यहाँ से हटाया है। फिलहाल कोर्ट का कोई भी आदेश मानने को तैयार नहीं, मैं फिर से जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और अपनी जो बात है वो कोर्ट के सामने रखूंगा। फिलहाल अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है ये चार्ज पे नहीं रहेंगे, जो जिनको शासन ने चार्ज दिया वही फिलहाल चार्ज पे रहने वाले हैं। राहुल, ठीक है, धन्यवाद आपका अवनीश। इंद्रवीर सिंह रायबरेली से आज की बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच में एक मुठभेड़ हुई है। अगर आपको बता दें तो बीती रात जो है पुलिस और बदमाश के बीच में एक मुठभेड़ हुई है। पूरा मामला जो है थाना डलमऊ क्षेत्र के अंतर्गत का है और 7 जुलाई को यहाँ पे जो है एक महिला के साथ छिनैती हो जाती है। 3 बदमाश जो है उसका पर्स लेकर भाग जाते हैं और 7 जुलाई से लेकर अब तक जो है पुलिस इनकी तफ्तीश कर रही थी और उसको लेकर के कल जो है बीती रात थाना डलमऊ ने जो है एक चेकिंग लगाई हुई थी। उस चेकिंग के दरमियान जो है गौतमन का पूर्वा थाना डलमऊ क्षेत्र में ही है, ये चेकिंग के दरमियान जो है बदमाशों से मुठभेड़ होती है और उसमें से एक बदमाश जवाबी फायरिंग करता है। जवाबी फायरिंग में जो है बदमाश को गोली लगती है और वो जो है घायल है। घायल अवस्था में उसको एडमिट कराया जाता है अस्पताल में और इसमें एडिशनल एसपी का बयान भी है, हमारे पास तस्वीरें भी है और ये तस्वीरें अब निकल के सामने है। दूसरी, जैसे आपको बताया कि ये छिनैती मतलब लूट अगर कह सकते हैं, लूट हुई थी 7 तारीख को और कल जो है इसका अंजाम पुलिस वालों ने दिया है। उसके दरमियान चेकिंग के दरमियान जो है तीनों बदमाश 2 गिरफ्तार हुए और एक की साथ जो है गोली लगी है पैर में, जो गिरफ्तारी की गई है थाना डलमऊ क्षेत्र। इसमें एडिशनल एसपी जो संजीव कुमार सिन्हा है उनका बयान भी आया है और उन्होंने बताया कि ये ऐसी घटना थी और 7 तारीख को एक महिला साहब चूंकि दिन दिहाड़े ये जो है घटना हुई थी और उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे और अंजाम दिए भी थे और उसके बाद ये पूरा मामला जब पुलिस ने संज्ञान लिया तो 7 से लेकर 10 मतलब कि कल 3 दिन के अंदर रायबरेली पुलिस ने इन बदमाशों को ढेर किया, जिसमें गिरफ्तारी की है और जवाबी फायरिंग में
बदमाश के पैर में गोली लगी है। जी राहुल। धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। रायबरेली से 7 जुलाई का जो पटाक्षेप केस था उसका पटाक्षेप हो गया है फिलहाल। सभी को जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, ज्ञानेंद्र को स्क्रीन पर लेकर आइए, बाबू अभिषेक सिंह भदोही से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पर लेकर आइए, आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से उनको स्क्रीन पर लेकर आइए, जितेंद्र अभी हमें ज्वाइन किए हैं उनको स्क्रीन पर लेकर आइए बस्ती से, और राज राम कुमार इटावा से जुड़े हैं उनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए, सारे लोगों को स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ ज्ञानेंद्र आपकी बात रह गई थी, अब ज्ञानेंद्र को अकेले लेकर आइए, क्या खबर है आज प्रतापगढ़ से? बिल्कुल देखिए राहुल, आज सावन का पहला दिन है और आज से जो है लोगों भक्तों का जो है तांता लगना शुरू हो गया। घुशननाथ धाम और बेलखरनाथ धाम ऐसे दो महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो बेलखरनाथ धाम पड़ता है, क्योंकि अगर प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर से अगर कोई जल चढ़ाने आता है तो बेलखरनाथ के लिए जाता है। और तीसरी सी बात है कि अयोध्या राजमार्ग, उसके बाद घुशननाथ धाम आता है जो कि रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रायबरेली से मिनिमम रायबरेली से ज्यादातर लोग विश्वनाथ धाम जाते हैं। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। 300 से अधिक दोनों धामों पर जो है पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तकरीबन 10 से अधिक ड्रोन हर एक जो है मंदिरों पे लगाए गए हैं और 50 से अधिक दरोगा और 2 सीओ जो अलग से मंगाए गए हैं। और कोई सर्कल के सीओ नहीं, 2 अलग से सीओ प्रतापगढ़ के एसपी ने मंगाया। सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए ये रहेगी क्योंकि सावन का महीना है और प्रयागराज टू अयोध्या मार्ग है और इसके गाड़ियां बहुत ही चलती हैं, तो यातायात को लेकर के काफी इनको सजग रहना रहेगा। कल देखने को मिला कि प्रतापगढ़ के एसपी रोड पे थे और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल या परसों से जत्थे निकलने शुरू हो जाएंगे। आज तो सब जल लेने के लिए प्रयागराज के लिए कूच करेंगे। तो कल से परसों तक में सब कांवड़िए 2 रूटों पे जाएंगे और दोनों रूटों को सख्त निर्देश दिए गए। उनके उस रोड से जो थाने पड़ते हैं, जो कोतवालियां पड़ती हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ियों के लिए कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, पानी और उनको ठहरने के लिए पुलिस की ओर से ये जो है व्यवस्थाएं की जा रही है। ये अच्छी बात है, पालिका व्यवस्था की तो ओर से होनी कोई चाहिए। व्यवस्थाएं तो नहीं की गई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन योगी पुलिस ने आदित्यनाथ ने इस अपनी ओर पूरे से मामले में अल्टीमेटम दिया है, लेकिन क्या कह रहे थे आप? लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि नगर पालिका अभी कोई भी ऐसी व्यवस्था कोई भी नहीं की है। देखिए नालियां साफ हुई है, जो उनकी गंदगियां हैं वो रोड पर ही पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि आज से सावन शुरू है तो कल ही इन चीजों की साफ सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस 1 हफ्ते से लगी थी पूरी व्यवस्थाओं को हर एक जगह पे लैंडमार्क बनाने के लिए कि अगर आपको घुशननाथ जाना है तो आपको बेलखरनाथ जाना है तो ये रूट है। उन्होंने पूरे हर एक जगह मैप लगा दिए, लेकिन नगर पालिका की ओर से कोई व्यवस्था नहीं और दुरुस्त नहीं है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबू अभिषेक सिंह। भदोही से आज की खबर कौन सी है, बड़ी खबर कौन सी है? जी आज राहुल जी मैं बताना चाहूंगा, आज भदोही जनपद में चहल पहल प्रारंभ हो गई है। जिस तरीके से सावन का आज पहला दिन प्रारंभ हुआ है, आज खास तौर पे माना जाता है जो भदोही है, भदोही प्रयागराज और वाराणसी के बीच में जो है कि देखा जाता है। और आज भदोही में खास तौर से मैं इस वक्त उदारनाथ धाम में मौजूद हूँ, जहाँ उदारनाथ महादेव मंदिर है। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए भदोही का एक चर्चित धाम कहा जाता है। यहाँ भी सावन मास में लगभग लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर के भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आज जो है कि चहल पहल कम दिख रही, क्योंकि आज पहला दिन है और सोमवार का दिन भी नहीं है, शुक्रवार है। लेकिन फिलहाल आज यहाँ जानकारी मिली लगभग 1000 से 2000 दर्शनार्थी यहाँ आ चुके हैं और जलाभिषेक करके जो है निकल गए हैं। इसके साथ साथ आज भदोही में एक और बड़ा चर्चित धाम है शिमरात धाम, जो वो भी गंगा किनारे तट पर मौजूद है। वहां भी आज लगभग लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं और जलाभिषेक किए हैं। तो मैं खास बात ये बता रहा हूँ भदोही से, भदोही में जो यह चर्चित कई धाम है भगवान शिव के, इसके साथ साथ जो बगल में वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम है, तो ये जो भदोही से और काशी विश्वनाथ से नाता है, ये इसलिए नाता है क्योंकि ज्यादातर जो श्रावण मास में जलाभिषेक करने के लिए जो भी जो कांवड़िए जाते हैं वो प्रयागराज से जल उठाते हैं और काशी विश्वनाथ में जाते हैं, तो वो भदोही वाया ही गुजरते हैं। भदोही में जीटी रोड के माध्यम से ही जो है कि एक रूट बंद कर दी जाती है, एक रूट से ही
लगातार कांवड़ यात्री जाते रहते हैं। तो यहाँ जिला प्रशासन भी मुस्तैद है, पूरी प्रशासन व्यवस्था एकदम जो है कि सुख सुविधाओं से लैस कर दी गई है। जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे प्राथमिक उपचार एवं एम्बुलेंस एवं जो भी जलपान की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कर दी गई। इस वक्त मैं राहुल जी, इस वक्त मैं उदारनाथ मंदिर पे हूँ। यहाँ कुछ दर्शनार्थी हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। क्या यहाँ व्यवस्था है? कितने दर्शनार्थी यहाँ प्रतिदिन आते हैं? महीने में कम से कम लाखों, इधर जरा ये कैमरा में जरा चल रही है। लाखों दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ जलाभिषेक करते हैं। बहुत कायदे से, शांति जगह है। तो यहाँ प्रशासन की कोई समुचित व्यवस्था रहती है कि सोमवार मंगलवार रहती है पुलिस, पुलिस। मान्यताएं क्या है यहाँ के इस उदारनाथ महादेव मंदिर की? क्या मान्यताएं? बहुत दयालु है महाराज उदारनाथ, इसीलिए उदारनाथ का नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा जी। राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ के इस धाम की जो प्रमुख रूप से लीला है वह जो है कि दयालु के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पूरे और भगवान भोलेनाथ मंदिर उन्होंने कभी देव और राक्षसों में भी कोई अंतर नहीं किया। जो उनकी पूजा की वो उन्होंने आशीर्वाद दिया। धन्यवाद बाबू अभिषेक सिंह, उदारनाथ देव मंदिर के दर्शन कराने के लिए और यहाँ पे व्यवस्थाओं के बारे में आपने बताया कि चुस्त दुरुस्त है, इसके लिए धन्यवाद। मैंने विजुअल्स भी भेजा है, जरा भेजा है उदारनाथ महादेव मंदिर का। थोड़ा समय का अभाव है, क्षमा कीजिएगा। आदर्श राहुल आज हम बताना चाहेंगे, आज हरदोई जनपद में हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां पर करीब 1 से 2 फुट के गहरे गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ पर जिस जगह पर खड़े हैं ये पास इलाका है। और इसके अगर हम देखेंगे इधर तो इस रोड पर कई हॉस्पिटल बने हुए हैं और आर इंटर का भी स्कूल भी है और ये VIP इलाका है। और सबसे बात क्या, यहाँ आज से सावन शुरू हो चुका है, कांवड़िया भी इधर से निकलते हैं। और हरदोई जनपद 6 विधायक है, 6 विधायक वो भी भारतीय जनता पार्टी के, उनके होते हुए भी यहाँ पर जो सड़कें हैं अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं की गई है। हम दिखाना चाहें कि गड्ढे कितने गहरे गए वो वगैरह इसी तरह से नाप कर दिखाएंगे आपको। जी आपका नाम बन जाओ। देखिए ऑटो पलट गया, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ये ऑटो पलट गया, देखिए बाइक इधर इधर घुमाओ, इधर ये ऑटो पलट गया है। ये देखिए, ये देखिए गड्ढे जल्दी ये देखिए अभी ऑटो पलट गया है। ये अभी लाइव चल रहा था यहाँ पर, ये ऑटो अभी इसी गड्ढे में पलटा है। ये 2 सेकंड के अंदर भैया कैसे पलटा था? चलाते हुए आ रहे थे, गड्ढा यहाँ पे ज्यादा गहरा है। कितना गहरा गड्ढा है? बहुत गहरे गड्ढे हैं। कैसे पलट गया? हरदोई में सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे सर। ये पूरा देश लाइव देख रहा है, अभी ये ऑटो पलटा है। अब हम आपको यहाँ की दिखाएंगे गड्ढे कितने बड़े गए। देखिए एक बात सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 1.5 फुट का गहरा गड्ढा बना हुआ है। ये 1.5 फुट का गहरा गड्ढा बना हुआ है, इसमें ऑटो पलट जाते हैं। जबकि यहाँ पर DM मंगला प्रसाद जी आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस गड्ढे को मुक्त बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। और दिखाना चाहिए इसकी लंबाई हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लंबाई कितनी है सर? देखिए ये यहाँ पर करीब 6 फुट की जो है लंबाई है और उस लंबाई में गड्ढा है। और यहाँ से जो गाड़ी निकल रही है, गाड़ी पीछे वहां आ रही है। देखिए ये गाड़ी आ रही है, एक मिनट, ये गाड़ी आ रही है गड्ढे में होकर आ रही है। हम बाइक एक मिनट दिखाओ जरा भाई साहब, यहाँ पर ये गाड़ी इतने गड्ढे बहुत, क्या कहेंगे गड्ढे को लेकर? बड़ी हालत खराब है, गाड़ी बहुत बड़ी दयनीय पोजीशन हो गई है। ये सब गड्ढे कब से बने हुए हैं? हो गया 1 महीना सर, 1 महीने से गड्ढे बने हुए हैं। और हमारे पीछे देखिए गाड़ी और भी आ रही है, और भी गाड़ी दिखाएंगे आपको। ये इस गड्ढे से होकर गुजर रही है। ये गाड़ियां सभी गड्ढे से होकर गुजर रही। हम सीधे लाइव टीवी पर दिखा रहे हैं, सीधे लाइव खबरें टेलीविजन पर चल रहे समय। देखिए ये गाड़ी निकल रही है, उसी गड्ढे से होकर निकल रही है ये। और ये ऑटो निकल रहा, देखिए ये ऑटो। ये इतने ज्यादा गहरे गड्ढे हैं, इसलिए कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी है किसी पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि नए नियम आई है, उनको यहाँ पर देखना चाहिए कि इस गड्ढे में गाड़ियां पलट जाती है, लेकिन न इधर कोई विधायक नहीं डाल रहा है और न यहाँ पर कोई सांसद आया। जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायक है, 2 मंत्री हैं, 1 उप मुख्यमंत्री हरदोई जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन इधर किसी की नजर नहीं जाती। जी राहुल।
देखिए हमारे संवाददाता आदर्श गुप्ता ने पोल खोल कर रख दी है प्रशासन की। गड्ढा मुक्त सड़क का दावा भाई साहब हमने बता दिया हमारे साथ कि कुछ है 6 फुट आइए लंबा, आइए 1.5 आइए फुट गहरा गड्ढा। इंची टेप से हमारे संवाददाता ने नाप के आइए दिखाया कि 6 फुट लंबा गड्ढा है और 1.5 फुट गहरा, और दावे बड़े जी, बड़े हैं। हमारे सामने और हमारे हमारे सामने सामने जो भाई आर्टिकल था। नहीं यहाँ की रोड व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। देखिए अभी एक बैटरी चालक पलट गया था, यहाँ पे जी रोड बनाई जाए अच्छे से। ये कौन सी रोड है? नगेटा रोड है। ये गड्ढे कब से बने हुए हैं? गड्ढे कहीं यहाँ से खत्म ही नहीं गड्ढे होते हैं। यहाँ पर नेता मंत्री आते हैं वो क्या करते हैं? अरे देख के निकल जाते हैं, कर लेते हैं। कभी यहाँ पर कोई यहाँ अधिकारी आया? नहीं आते, हमें पता ही नहीं चला कब आज वो दूसरे रूट से निकल जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है अधिकारी आते हैं लेकिन यहाँ पर नजरअंदाज कर जाते हैं। और इस गड्ढे को लेकर बात करें तो इस गड्ढे में कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन इधर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जाता है। जी मैंने राहुल देखा अभी आदर्श, अभी देखा सामने जब आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक ऑटो पलटा है, ई रिक्शा पलटा है। तो प्रशासन के अधिकारियों कान खोल कर सुन लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क, तो उनके काम पर किसी देखिए तरह का सर, संदेह है नहीं, ये बस लेकिन आप काम क्यों नहीं कर निकल रहे? रही है, बस ये बस निकल रही है उसी गड्ढे से होकर निकल रही है। ये इस गड्ढे से होकर जा रहे हैं यार, ये बस पलट जाती गाड़ी से कौन होगा? ये उसी भैया ये गड्ढे क्या कहेंगे? बहुत रोड खराब है, बहुत यहाँ पर दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ बहुत। ये कब से खराब है? बस ये बहुत दिन से रोड खराब है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोड में पानी बहुत बढ़ता है। राहुल यहाँ पर पानी भर जाता है। आज अगर गड्ढा दिखाई देगा पूरी पानी नहीं भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जब पानी भर जाएगा तो यहाँ गड्ढा मिलेगा कि गड्ढा कहाँ पर, सड़क कहाँ पर है। और यहाँ पर तो यहाँ पर कहीं ना पब्लिक में रोष दिखाई दे रहा है और पब्लिक हमसे बात कर रहा है। हाँ क्या कहना चाहते बताइए? पानी जो तो यहाँ पैसा गड्ढे देखिए ना, नहीं गड्ढे तुम दिखा रहे, क्या कभी हादसे हुए? ये हाल है कि रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड है। तो अधिकारियों से बात की आपने? शिकायत खूब है पर नहीं कहा रहा है। तो इन लोग कहना कि अधिकारी सुन नहीं है, आखिर अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे? क्या वो अपने आखिर बैठ के सब कर रहे हैं? 3 कुछ रहते हैं, लोग रहते हैं और जब कॉलोनी पूरा मोहल्ला है, सब रहते हैं। यहाँ के जो कलेक्टर हैं और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। जो माननीय मंत्री लोग हैं वो भी लोग देख ले, पोल खोल दी गई है IBC 24 ने। ये देखिए सर, दावा कीजिए आप। IBC 24 से ग्राउंड लेवल पर है और लाइव टीवी पर कैमरा डायरेक्ट चल रहा है। और ये देखिए ऑटो निकल रहा है, इसी गड्ढे से करके निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी अधिकारी की कोई नजर जाती है लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक महीने में कभी एक साल से ऐसा खराब पड़ी है, पूरी रोड भी यहाँ से वहां तक खराब पड़ी है। जबकि मैंने भी इनकी तरफ से नाप के दिखाया 2 फीट गहरा, 1.5 फीट गड्ढा है और 6 फुट लंबा गड्ढा है। ठीक है, इसको अच्छे से स्टोरी कवर कीजिए, इसको चलाएंगे हम और अच्छे से। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पे किसी को संदेह नहीं है। वो गड्ढा मुक्त सड़क का दावा करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो काम अपना ठीक से नहीं कर रहे हैं। हरदोई की ये सड़क इस बात की गवाह है, ये प्रमाण है। सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उप मुख्यमंत्री के पास प्रभार है यहाँ का, लेकिन खंडन गोपाल है। जबकि इधर जो है बंदे इधर से जाने के लिए आने के लिए इधर से ऑटो निकल रहे हैं, इस रोड पे निकलना नहीं पसंद करते। जब जाम लगती है तो इधर निकलते हैं तो इधर कोई हादसा हो जाता है, रास्ता बदल लेते हैं। ये खबर आई है कि अधिकारी जो है और माननीय मंत्री लोग वो रास्ता बदल लेते हैं। रास्ता खराब होने से रास्ता बदलना बेहतर नहीं है, उस रास्ते को सही कराना होगा। धन्यवाद आदर्श गुप्ता। राम कुमार जितेंद्र हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, थोड़ा विलंब हो गया आप दोनों से, चूंकि कई बार खबरें ऐसी होती है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। राम कुमार क्या खबर है आज की? फिर मैं जितेंद्र के पास जाऊंगा इटावा से। आप क्या है? देखिए राहुल जी, कहीं ना कहीं देखा जाए इटावा शहर का जो मैनपुर अंडरपास है तो कहीं ना कहीं मुसीबतों का अंडरपास बन गया है। देखा ये जा रहा है कि कई वर्षों से लगातार इस अंडरपास में जो है 4 से 5 फुट पानी भर जाता है। यहाँ कई बार रोडवेजें भी फंस चुकी हैं और कई बार सवारियों का भी यहाँ पे मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। वहीं काम की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए सैफई मेडिकल कॉलेज की जो
स्टाफ को लेकर आती जाती थी, वहां पर कल जो फंस गई है, उसके बाद में जो है चीख पुकार मची। उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जेसीबी के द्वारा उस बस को अंडरपास से बाहर निकाला गया है। तो देखा ये जा रहा है, जो तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो अंडरपास है, तो कहीं न कहीं ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दर्जनों रोडवेजें इस अंडरपास में पानी में फंस चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का नगर पालिका या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इसका निस्तारण नहीं किया गया है। देखा ये जा रहा है कि पिछली वर्ष भी इसी अंडरपास में एक बच्चा गिरकर जो है उसकी मौत हो गई थी, लेकिन देखा ये जा रहा है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी इस अनदेखा क्यों करते हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से इसमें रोडवेज बसें फंस चुकी हैं। और देखा ये जा रहा है कि ये इस तरीके की जब घटनाएं हो रही तो आकर क्यों नहीं इसका निस्तारण किया जा रहा है, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जब अंडरपास में 4 से 5 फुट तक पानी भर जाता है, तो उसके बैरिकेडिंग क्यों नहीं की जाती, जिससे किसी बड़ी घटना को अंजाम न हो सके। तो देखा ये जा रहा है कि जब इस तरीके की बातें अगर सामने आ रही हैं, तो कई 4 से 5 वर्षों बीत जाने के बाद भी इस तरीके का कोई भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कल अंडरपास में जो बस फंसी थी, तो सैफई मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ थे, आना-जाना रोज की जगह था उनका, तो उसमें बस फंस गई। तो देखा ये जा रहा है कि 1 घंटे तक उसी 5 फुट पानी में बस फंसी रही, उसमें जो है स्टाफ अपनी चीख-पुकार मचाता रहा है। और देखा ये जा रहा है कि 1 घंटे बाद भी जो है प्रशासनिक अधिकारी की नींद जागी। उसके बाद में नगर पालिका की टीम पहुंची और थाना संबंधित लोग वहां पहुंचे, तब जाकर जो है किसी तरीके से उन सवारियों को, उनको जो अंदर थी, उनको जो है बाहर निकाला गया है और उसके बाद में उन्हें राहत की सांस ली है। अब सवाल इस बात का उठता है राहुल जी, कि क्योंकि इस तरीके की जब घटनाएं बराबर आम बात है, क्योंकि जब भी बारिश का समय होता है, तो इस अंडरपास जो एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई वाहन इसमें फंस चुके हैं, कुछ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो है एक लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। धन्यवाद रामकुमार इस इन्फॉर्मेशन के लिए, आपका इस जानकारी के लिए। जितेंद्र, बस्ती से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो संत कबीर नगर के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के सहयोगी दल के एक मंत्री पे एक आरोप लगाया हुआ है कि लगभग 1 करोड़ की जो है और 1 करोड़ रुपए की जो है वो लोग इकट्ठा करके उनको उसको उनकी हत्या कराने का एक मामला सामने आया है। फिलहाल राम वृक्ष ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो है पूरे जो सॉरी जो संजय निषाद जो मंत्री हैं, उनके द्वारा उनको उनकी हत्या करने की एक साजिश की जा रही है, जिसके लिए 1 करोड़ इकट्ठा करके गोरखपुर में ये साजिश रची जा रही है। फिलहाल राम वृक्ष जो है 17 साल के बाद एक हत्या के मामले में हाई कोर्ट से वो रिहा हुए हैं, वो बस्ती आए हैं फिलहाल। लेकिन 17 साल के बाद जेल से निकलने के बाद में कहीं ना कहीं जो है जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उनको जो है उनकी हत्या की जाए, कहीं नहीं चुनाव को लेकर ये सारा मामला देखा जा रहा है। क्योंकि समाज जिस तरह से आरोप यह भी लगाया गया कि संजय निषाद जो है क्योंकि उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं काटते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि 17 साल के बाद आए हैं तो लोगों की सहानुभूति उनके साथ मिल रही है। फिलहाल अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से क्या होता है राहुल, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, और 12 बजे 12 खबर देखने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।